अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ ये इश्क पार्ट 15। फिर किसने हाथ डाला, ज़ुबैर रंधावा ने आखिर रंजो गम के आलम में बोले। व्हाट, लेकिन क्यों? पहले तो आहिल की पेशानी पर बल पड़ गए। तुम्हारे डैड की रिफाइजी ज़ुबैर रंधावा के पास है। ओह, वो तो उस कमीने की नज़र डैड की रिफाइजी पर थी। फिर मॉम को क्यों? उसने 7 दिन पहले भाभी को अगवा किया। भाई तो सोच भी नहीं सकते थे कि ज़ुबैर ऐसी कोई हरकत कर सकता है। फिर आहिल आंखों में नमी लिए पूछने लगा। फिर क्या? 2 दिन बाद भाई को कॉल की और रिफाइजी का मुतालबा किया। भाई ने उजलत में पेपर्स तैयार करवाए, लेकिन आकिब ने कहकर चेहरा झुका लिया। लेकिन क्या चाचू? आहिल दम साधे सुन रहा था। लेकिन उसकी गंदी नज़र भाभी पर भी थी। आहिल ने मुट्ठियाँ भींच ली। और वो रोज़ भाभी को अजियत से दो चार करता, रोज़ उन्हें मौत के घाट उतारता, फिर भाई को बुलाता और उन्हें वीडियो दिखाता जो कैमरा उसने लगाया था। आहिल की गिरफ्त ढीली पड़ी और मुट्ठी खोल दी। एकदम वो टूट सा गया। भाई न जाने कहाँ से इतना हौसला ले आते। वो रोज़ भाई को बुलाता बिना गार्ड्स और हथियार के, और रोज़ उनकी रूह पर ज़ख्म देता। और जो ज़ख्म भाभी को दिए उनका कोई हिसाब ही नहीं है। वो दरिंदा तुम्हारी मॉम को खा गया। आहिल का चेहरा आंसुओं से तर था। तकलीफ़ उसके चेहरे से आया थी। आंखें कर्ब से मीच रखी थी। हमारे पास भी कोई सबूत नहीं था। ज़ुबैर ने भाभी को कहाँ रखा, कब अगवा किया, कुछ भी नहीं। वो 7 दिन भाई मर मर कर जीते रहे और भाभी जी जी कर मरती रही। तुम्हें लाइल्म तुम्हारे गुस्से के बास रखा गया। फिर बात तो तुम्हारी मॉम की थी। भाई रुसवाई नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूर थे। वैसे भी हम कैसे उन्हें पकड़ते, कोई सुराग ही नहीं मिल सका। आहिल नफ़ी में सर हिला रहा था। आखिर खामोश हुआ तो आहिल की सिसकियाँ सुनाई देने लगी। मेरी मॉम के साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताना गवारा नहीं किया। मॉम, मुझे मॉम के पास जाना है। आहिल चेहरे से हाथ हटाता हुआ बोला। आहिल, इस वक्त? वो आहिल का बाजू पकड़ते हुए बोले। चाचू, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। वो अजियत में थी, दर्द से गुजर रही थी और मैं उनसे नाराज़ होकर आ गया। नहीं, आहिल बोलता हुआ नीचे उतर गया। 1 मिनट रुको, गार्ड्स के साथ जाना। आकिब उसके पीछे लपकते हुए बोले। आहिल सुनी अनसुनी करता बाहर निकल गया। आहिल बिखरा बिखरा सा चल रहा था। जैसे ही अदन की कब्र पर पहुंचा, आहिल गिरने के से अंदाज में बैठ गया। आई एम सॉरी मॉम, प्लीज़ अपने आहिल को माफ़ कर दें। मुझे नहीं मालूम था आपके साथ क्या मामला हुआ। प्लीज़ मॉम, बस एक बार माफ़ कर दें मुझे। आहिल कब्र पर सर रखे बिलक रहा था। गार्ड्स कुछ फासले पर खड़े थे। मॉम, मैं आपको वैसा आहिल बनकर दिखाऊंगा जैसा आप चाहती थी। बस आप मुझे माफ़ कर दें। मुझसे गलती हो गई। मैंने बिना सोचे समझे आपको इतना सब कुछ कह दिया। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन मॉम, जब तक मैं आपका और डैड का बदला नहीं ले लेता, मुझ पर अपनी खुशी हराम है। आहिल, हयात के जीने की सिर्फ एक ही वजह है, बदला, सिर्फ और सिर्फ बदला, और कुछ भी नहीं। आहिल के चेहरे पर ज़माने भर की सख्ती ऊद आई। लेकिन मॉम डैड, आप दोनों के बगैर जीना सज़ा की मानंद है। मुझे लग रहा है मैं अपना वजूद यहाँ छोड़ गया हूँ, वापस कुछ भी नहीं गया। मुझे बताएं कैसे जिया जाए। मेरा सब कुछ तो आप दोनों ही थे। आहिल, हयात की ज़िंदगी तो आपके महवर में गर्दिश करती थी। इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? आहिल ने बहते हुए आंसुओं से तर चेहरा ऊपर उठा लिया। कोई राज, कोई हुनर बता जाते, कुछ तो बता देते। जाने से पहले कुछ बातें ही कर लेते। जानते हैं मैं कितना तरस रहा था आप दोनों से मिलने के लिए, और मिले भी तो किस तरह कि आप दोनों ज़मीन के नीचे और मैं ऊपर। मुझे भी अपने साथ ले जाते। मेरी सांसें क्यों नहीं रुकी मॉम? मैं क्यों अभी तक ज़िंदा हूँ मॉम? गम फिर से ताज़ा हो गया, मानो किसी ने ज़ख्मों को कुरेद दिया हो। मैं कैसे रहूं मॉम? आप जानती हैं मुझे कितना गुस्सा आता है। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? मुझे कौन संभालेगा मॉम? कौन संभालेगा मुझे? मैं ज़ुबैर को नहीं बख्शूंगा, कभी नहीं। मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनी है उसने। ना मेरी खुशी में भी उससे उसकी खुशी मैं भी उससे उसकी खुशी और उसकी ज़िंदगी छीन लूँगा। आहिल चेहरा रगड़ता हुआ बोला। बस आहिल, हयात अब नहीं रोएगा। बोलते बोलते 2 आंसू आहिल के रुखसार पर फिर से गिर पड़े। बहुत सारी हिम्मत जमा करनी है मुझे, उठकर फिर से चलना है मुझे। दुरदुन, हयात ने कभी हार नहीं मानी थी। आहिल, हयात भी कभी नहीं मानेगा, चाहे वो शख्स मेरा कलेजा निकाल कर ले गया है, लेकिन मैं भी नहीं छोड़ूंगा उसे। आहिल आस्तीन से गाल साफ करता हुआ बोला। कहाँ है? आहिल चेहरा मोड़े गार्ड्स को देखने लगा।
गार्ड्स उनके इसके पास आया। आहिल खड़ा हो गया। मॉम, मैं अभी आता हूँ, बस वो चेहरा मोड़कर कहता चल दिया। वज़ू करके आहिल वापस आया तो हाथ में सूरत थी। फातिहा पढ़कर दोनों की कब्रों पर बख्श दी। दुआ करके खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। दिल तो चाहता था यहीं बैठा रहे ताउम्र, लेकिन अब नए अज़्म लेकर वो उठा था जिन्हें पूरा करना निहायत अहम था। मॉम डैड, जा रहा हूँ मैं, पता नहीं यहाँ वापस आऊँगा या नहीं, क्योंकि मुझ में इतनी सख्त नहीं कि मैं रोज़ इस दुख का सामना करूँ। आहिल आंखों में नमी लिए तेज़ तेज़ कदम उठाता इनसे दूर होता गया। गॉगल्स लगाए और गाड़ी में बैठ गया। ये था वो आहिल हयात जिससे सारी दुनिया मिल रही थी, क्योंकि जो हकीकत में था वो यहीं उनके साथ दफन हो गया था। दानी का चेहरा आंसुओं से तर था। अश्क सफ़ों पर गिर रहे थे। दानी ने वहीं पढ़ना छोड़ दिया। डायरी के सफ़े देखकर मालूम होता था कि लिखने वाला अश्कबार था। तभी सफ़े उखड़े हुए थे। आहिल, सच में तुम्हारी हिम्मत है, तुम अभी तक जिंदा हो, वरना शायद कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। तुमने इतने बड़े जख्म पोशीदा रखे हुए थे अपने सीने में, इतने राज दफन कर रखे थे और किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि तुम अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहे हो। आहिल, तुम सच में एक मिस्ट्री हो। कोई इंसान अपने अंदर कौन सी जंग लड़ रहा है, कौन सा दुख लेकर जी रहा है, ये कोई भी नहीं जानता। इसीलिए कहते हैं सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते सामने वाला इंसान किस हालत में है। हर इंसान में दुनिया के सामने रोने की आदत नहीं होती। ज़्यादातर खुद को मजबूत करके एक हौल चढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारी दिल दुखाने वाली बातें उन्हें बेतहाशा अज़ियत पहुंचाती है, क्योंकि जो ज़ख्म खा चुके होते हैं ना, उनका दिल बहुत नाजुक होता है, मामूली सी बात पर ही टूट जाता है। और मैं कहती हूँ, हमने बोलने से पहले कभी ये नहीं सोचा कि ये अल्फाज इस इंसान को कितनी तकलीफ़ देंगे। दिलों को मारने के लिए खंजर या तलवार की नौबत नहीं आती, अल्फाज ये काम बखूबी कर लेते हैं। हम तो बोल देते हैं कुछ भी बड़ी आसानी से, किसी के भी किरदार के लिए उधेड़ देते हैं, या फिर कुछ भी बोल दिया। अगर कोई ताख़ीर कर रहा है किसी काम में तो खुद से राय कायम कर लेंगे और धड़ल्ले से इस इंसान को सुनाकर फारिग करेंगे। कभी सोचा आपने कि कितनी तकलीफ़ होती होगी? और ये तकलीफ़ जिस्मानी तकलीफ़ से कई गुना ज़्यादा होती है। मेरे नज़दीक इस तकलीफ़ का इज़ाला मुमकिन नहीं, क्योंकि दिल कांच की मानंद होते हैं, कभी टूट जाते हैं तो कभी तोड़ दिए जाते हैं। दिलों पर मोहर लग जाती है। जब आपके कहे अल्फाज नश्तर बनकर पेवस्त हो जाते हैं, फिर कितनी ही माफ़ी तलाफ़ी करे, लेकिन वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि अल्फाज से ही दिल जीत लिए जाते हैं और उन्हीं से तोड़ भी दिए जाते हैं। अगर हम एक बार ये सोच ले कि कहीं इससे मेरी ये बात बुरी ना लग जाए, तो यकीन जाने बहुत से दिल टूटने से बच जाएंगे। लेकिन हमारे लिए तो बोलना ज़्यादा अहम है, किसी के दिल टूटने से भी ज़्यादा। ज़बान सबके पास है, लेकिन इस्तेमाल का तरीका मुनफरिद है। कोई बिना सोचे समझे जो मुंह में आया बोल दिया, सामने वाला चाहे ज़मीन बोस हो जाए, और कुछ सोच समझ कर अल्फाज का मुनासिब चुनाव करके फिर बोलते हैं, ताकि किसी के दिल आज़ादी ना हो। लेकिन मैं कहती हूँ, हिम्मत रखें जो आज आप पर तोहमत लगा रहे हैं या आपका दिल दुखा रहे हैं। अल्लाह सब देख रहा है, वो इंसाफ करने वाला है। आप मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे, वो बेहतर तदबीर करने वाला है। एक दिन हर इंसान को जवाब मिल जाएगा जो आपको बुरा कहता है। आप बस अपनी नीयत साफ़ रखें, बस इतना याद रखें, फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से, और अल्लाह जानता है हमारे दिलों को भी, हमारी नीयतों को भी। जो बुरा करता है या बोलता है वो खुद भरेगा अपना किया ही सामने आता है। फिर बंदा सोचता है ऐसा क्यों हुआ? अगर अपने कौल फ़ैल पर नज़रसानी कर ले तो मालूम हो जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अल्लाह हम सब को नेक हिदायत दे, आमीन। काश मैं तुमसे अभी मिल सकती आहिल, दानी हसरत से बोली। बस तुम जल्दी से मुझे ले जाओ, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। दानी हर गलती का अजाला करेगी। आहिल, सब ठीक हो जाएगा, तुम भी पहले जैसे हो जाओगे। दानी बरसती आंखों से बाहर देखती हुई बोली। अगर मैं खिड़की से कूद जाऊँ? दानी बोलती हुई आगे आई, लेकिन ऊंचाई देखकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। उफ़, मैंने क्यों डैड को हाँ बोल दिया? डायरी तो मुझे रात ही मिल गई थी। काश मैं आहिल के घर में रहकर पढ़ लेती, फिर कुछ भी ख़राब ना होता। आहिल पता नहीं कहाँ होगा। दानी को इसकी फ़िक्र सताने लगी। भूख का एहसास हुआ तो डायरी बैग में डालती बाहर निकल आई। अशहद दानीन का
ख्याल तुम रखोगे, लेकिन इलेक्शन करीब आ रहे हैं। मेरा मज़ीद यहाँ रहना मुनासिब नहीं। दानी की समाअतों से ज़ुबैर की आवाज़ टकराई। कहीं ये वही अशहद तो नहीं? दानी बड़बड़ाती हुई आगे हुई तो नज़र अशहद के चेहरे से टकराई। ओह माय गॉड, ये तो वही कमीना है। डैड इसे मेरे साथ कैसे छोड़कर जा सकते हैं? दानी शशदा सी उन्हें देख रही थी। आहिल प्लीज़ डू समथिंग यार, ये कमीना तो। दानी उल्टे पैर वापस कमरे में आ गई। आहिल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ तुम आ जाओ, मेरी गलती को सज़ा मत बनने दो। दानी हाथ मसलती टहल रही थी। वो आहिल रात गए घर आया तो आना ने इसे दरवाजे में ही रोक लिया। तुम कहाँ थे सुबह से? वह अचंभे से बोली। काम था कुछ। आहिल दाएं बाएं देखता हुआ बोला। आज तुम मेरे साथ दानी को तलाश करने के लिए भी नहीं गए? ऐना तफ्तीशी अंदाज में बोली। तुम चली गई थी ना, बहुत है। आहिल का अंदाज जान छुड़ाने वाला था। ऐना मुंह खोले उसे देख रही थी। तुम इतना रूड क्यों हो रहे हो? मैं ऐसा ही रूड हूँ, आहिल दांत दबाते हुए बोलने लगा। ऐना मुंह बनाती दरवाजे बंद करने लगी। खाना नहीं खाओगे क्या? ऐना उसे जीने चढ़ते हुए देखकर बोली। नहीं, आहिल सर्द महरी से कहता चला गया। अजीब इंसान है, ऐना कहती हुई चल दी। आहिल सांस खारिज करता कमरे में आ गया। कितने दिन हो गए थे दानी से दूर हुए? आहिल ने हिसाब नहीं रखा। दानी, कब मिलोगी मुझे? वो थका थका दिखाई दे रहा था। सुबह से आहिल मारा मारा फिर रहा था दानी की तलाश में। तुम्हारी याद मुझे थका रही है दानी, प्लीज़ वापस आ जाओ। आहिल, हयात तुम्हारा एडिक्ट हो गया है। आहिल मुंह पर हाथ फेरता हुआ बोला। आई होप दानी ठीक होगी। सारी रात आंखों में बसर हुई। आहिल ने टाइम देखा तो फजर पड़ने चल दिया। सारी रात दानी करवट बदलती रही। बेचैनी और खौफ के बायस दानी ठीक से सो नहीं सकी। फ़ोन भी नहीं है मेरे पास, कैसे बताऊं आहिल को? दानी सोचती हुई उठ बैठी। जब दिमाग मफलूज होने लगा तो फिर से डायरी निकाल कर बैठ गई। आहिल गार्ड्स के हमराह चलता हुआ आ रहा था। आंखों पर गॉगल्स लगाए, चेहरे पर सख्ती सजाए, वो पहले से मुनफरिद दिखाई दे रहा था। चाचू, अब बताएंगे क्या करना है? अब आगे बताएं क्या करना है? आहिल उसके सामने बैठा हुआ बोला। मुझे खुशी है तुमने खुद को संभाल लिया। आकिब उसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। चाचू, हम दोबारा इस वाक़े को याद नहीं करेंगे, वरना आप मुझे संभाल नहीं पाएंगे। आहिल बेलचक लहजे में बोला। लहजे की सर्द महरी चेहरे पर वाज़ेह थी। ठीक है, कोई मसला नहीं, इस बार इलेक्शन में हमारी हुकूमत बनेगी, लेकिन तुम्हें सियासत का बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। मेरा मशवरा है कि पहले तुम समझो सियासत को, फिर इसमें कदम रखना। तब तक मैं संभाल लूँगा ये सब। ठीक कहा आपने। वैसे भी मेरा लास्ट सेमेस्टर रहता है, मैं इसे पूरा करने के बाद मुस्तकिल पाकिस्तान में रहूँगा। हाँ, तुम चले जाओ, फिर जब वापस आओगे हम देख लेंगे ज़ुबैर से बदला कैसे लें। वैसे मेरे पास सबूत है, तुम बेफ़िक्र रहो, मेरे लैपटॉप में महफूज है। जैसे आपको मुनासिब लगे। मुझे भी कुछ वक्त चाहिए खुद को सेट करने के लिए। आप फिर मेरी टिकट्स कंफर्म करवा दें, बाकी ज़ुबैर को बाद में खुद मैं देख लूँगा। आहिल कहता हुआ खड़ा हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने, आहिल सपाट अंदाज में कहता जीने चढ़ने लगा। आहिल कमरे में आया। कब से किया ज़ब्त टूट गया। आंसू फिर से उसके रुखसार को भिगोने लगे। आहिल मरे मरे कदम उठाता स्टडी रूम में आया, मतलूबा शेल्फ के पास आया और डायरी निकाल ली। एडी, आहिल इन लफ्ज़ों पर हाथ फेरने लगा। अदन बिना किसी पर नज़र डाले चल रही थी। गर्दन तफखीर से तनी हुई थी। वो 6 फुट की लड़की, दूधिया रंगत की मालिक, सियाह सहर अंगेज़ आँखें, सियाह रेशमी बाल जो किसी आबशार की मानंद इसकी पुश्त पर गिरे हुए थे, गुलाबी अनाबी लब, इस पर गाल पर पड़ता गड्ढा तबाही मचा देता। वो रास्ते का तयन कैसे किए बिना चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया की सड़कें इसके लिए अनजान थी, लेकिन वो दुर्दुन थी जिसका दिमाग 7वें आसमान पर था। रात का वक्त और ऐसी आफत तन्हा चलती जा रही थी। अदन को अपने अकब में आहट सुनाई दी। अदन एब्रो उचकाकर अकब में देखने लगी। कोई दिखाई नहीं दिया। वहम समझकर चलने लगी, लेकिन कुछ मुसाफत तय करने पर उसे फिर से आहट सुनाई दी और अब की बार मुकाबिल छुपा नहीं बल्कि सामने आ गया। अदन गुस्से से घूरने लगी, मानो ये भी इसके बाप की मिल्कियत हो। वो एक ही जिस्त में अदन को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। अदन हक्का बक्का सी
अफ्ताब को देखने लगी। छोड़ो मुझे, मेरी एक फ़ोन कॉल पर तुम जेल में दिखाई दोगे, अदन मज़ाहमत करती हुई बोली। लेकिन मकाबिल कहा लगाता अदन के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले आया। फ़ोन करने के काबिल होगी तो ना फिर। अदन एक नाजुक गुड़िया की मानंद थी। इस बॉडी बिल्डर की फौलादी गिरफ्त से खुद को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। अदन इसे परे धकेलने की सही करती आसपास नज़र दौड़ाने लगी। हेल्प प्लीज़, समबडी हेल्प मी, अदन चिल्ला रही थी, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई ज़ी रूह दिखाई न दिया। लीव मी, अदन इससे खुद से दूर करने लगी। इसी हाथापाई में अदन की शर्ट का ग्रेबान फट गया। अदन पर खौफ की लहर सरायत कर गई। वो चिल्लाती हुई इसे परे धकेल रही थी। इसी असना में एक नफ्स का हेवला दिखाई दिया। प्लीज़ हेल्प मी, अदन हलक के बल चिल्लाई। वो एक नकाबपोश लड़की थी जिसके हाथ में पाइप था। वही पाइप इस लड़के के सर में मारा। इसकी गिरफ्त ढीली पड़ी। वो अदन का हाथ पकड़कर भागने लगी। स्टॉप यू ब्लडी, वो सर पर हाथ रखे चिल्लाने लगा। अदन और वो लड़की काफ़ी दूर तक निकल आए जहाँ लोग दिखाई देने लगे। अदन अपने कपड़ों के बाज खुद में सिमटी हुई थी। इस लड़की के पास स्कार्फ जिससे इसने नकाब कर रखा था, इसके अलावा कोई दुपट्टा नहीं था। वो शशोपंच में मुब्तला होकर अदन को देखने लगी। एक आंसू इसकी आंख से निकलकर स्कार्फ में जज्ब हुआ और उसने नकाब हटा दिया। स्कार्फ उतार कर अदन के जिस्म को ढाँप दिया। अदन फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। जल्दी करो, वह आसपास देखती हुई बोली। अदन खामोश इसके साथ चलने लगी। हॉस्टल पहुंचकर वो तेज़ी से अपने कमरे की जानिब चल दी। अदन खुद को ज़मीन में गड़ता हुआ महसूस कर रही थी। इसके बाद जब भी वो लड़की अदन को दिखाई दी, रोती हुई दिखाई दी। अदन ने बहुत बार माफ़ी मांगी और हर बार उसे कहती कि माफ़ी की ज़रूरत नहीं। यहाँ से अदन की ज़िंदगी में तग़यीर व तब्दील आया। मॉम, आपकी ज़िंदगी बदल गई थी। आहिल हयात भी एक इंसान है, वरना शायद मैं भी बाकी सब जैसा होता। दानी के गिरे आंखें मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ मेरे आहिल की बीवी वही बने। इस घर में दानी आए। आहिल नम आंखों से इन लफ्ज़ों को पढ़ रहा था। मॉम, दानी को तो मैं फरामोश कर गया। एक तरफ आपका बदला और दूसरी जानिब आपकी ख्वाहिश। बहुत मुश्किल है ये सब। आहिल ने डायरी बंद कर दी। फिर कुछ सोचकर कलम उठाया और लिखने लगा। कभी पहले सफ़े पर लिखता तो कभी अदन के लिखे हुए के साथ लिखता जाता। इसकी माँ की भी आदत थी। वो डायरी कभी तरतीब से नहीं लिखती थी। कभी किसी सफ़े पर लिखने लग जाती तो कभी किसी सफ़े पर। आहिल के आंसू डायरी पर गिर रहे थे, लेकिन वो लिखता जा रहा था। शायद वो आखिरी बार हर चीज़ को लिखकर पीछे छोड़ देना चाहता था, लेकिन माजी से कभी पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। वो कभी न कभी सामने आ ही जाता है। दानी ने सफ़ा उलट कर देखा तो कुछ भी नहीं था। शायद सियाही ख़त्म हो गई थी, तभी आगे नहीं लिखा। दानी ने सोचते हुए डायरी बंद कर दी। तो तुमने अपनी मॉम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझसे निकाह किया, लेकिन तुम्हारी मॉम मुझे कैसे जानती थी और डैड को कैसे जानते थे तुम सब? दानी उलझकर सोचने लगी। इन सब सवालों के जवाब आहिल हयात सिर्फ तुम दे सकते हो। तो क्या सच में वो मुझसे मोहब्बत करता है? दानी को इसके हाथ पर बना टैटू याद आ गया। आहिल हयात, मुझे सब मालूम हो गया। तुम्हारी मिस्ट्री दानैन हयात ने हल कर ली। बस अब तुमसे मिलना चाहती हूँ। थैंक यू, आज तो मेरे साथ आए, वरना मैं तो सोच रही थी तुम नाराज़ हो। आना सीट बेल्ट बांधती हुई बोली। नहीं, नाराज़गी वाली क्या बात? आहिल बाहर देखता हुआ बोला। नो इशू। आना मुस्कुराती हुई ड्राइव करने लगी। मैडम, आपको सर बुला रहे हैं। मेड दानी के दरवाजे पर खड़ी थी। दानी टेंशन में इसके साथ चल दी। नीचे आई तो सामने वो वहशी अशहद जट दिखाई दिया। दानी को इसकी बेबाक नज़रों पर गुस्सा आ रहा था। दानी, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? दानी हैरत से बोली। पाकिस्तान जा रहा हूँ। इलेक्शन के बाद बहुत से काम रुके हुए हैं। ज़ुबैर उसे देखकर बोले। लेकिन आपने तो बोला था मेरे साथ रहेंगे। मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? मुझे भी साथ लेकर चले। तुम्हें पाकिस्तान नहीं ले जा सकता। तुम्हारी हिफाजत के लिए अशहद को बुलवाया है मैंने। किससे हिफाजत के लिए? और जिससे बुलाया है, मुझे तो इससे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। दानी ऊँची आवाज़ में बोली। आहिल से और किससे? और अशहद से तुम्हारी शादी होगी। हमारी बात हो गई है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं। वो सफाकी से बोले।
डैड, मुझे लगता है आपका दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने आपके प्लान में हेल्प का बोला था, आहिल को छोड़ने का नहीं। ये सब बात की बातें वक्त आने पर तय करेंगे। अब तुम बिना चूचरा किए यहाँ रहोगी, समझी? ज़ुबैर उसका बाजू पकड़ते हुए बोले। मेरे जो दिल में आएगा मैं वो करूँगी, देखती हूँ क्या कर लेंगे आप लोग। दानैन, हयात हूँ मैं। लाउंज में दानी की आवाज़ गूंज रही थी। दानैन, मुझे मजबूर मत करो कोई सख्त कदम उठाने पर, ज़ुबैर सख्ती से बोले और लंबे लंबे डग भरते बाहर निकल गए। दानी सजदा सी रह गई। अशद कमीनगी से देखता दानी की जानिब बढ़ने लगा। आज तो वो तुम्हारा सो कॉल्ड शौहर भी नहीं है, वो कहता हुआ दानी की जानिब कदम बढ़ाने लगा। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना तुम, मुंह तोड़कर हाथ में दे दूंगी। दानी गुर्राई, लेकिन वो कहा लगाता दानी का हाथ पकड़कर देखने लगा। लैपटॉप पर वीडियो चल रही थी और एक लड़की की चीखो पुकार सुनाई दे रही थी। डॉक्टर कस्सिया टांग पे टांग चढ़ाए आरामदाह अंदाज में बैठी थी। ज़ुबैर, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरे पास भी बहुत कुछ है, मैं डूबूंगी तो तुम्हें साथ लेकर, वो अहंकार भरती हुई बोली। मामा, आयज़ा पुकारती हुई अंदर आई। डॉक्टर कस्सिया ने एक लम्हे की ताखिर किए बिना वीडियो बंद कर दी। हाँ बोलो, वो चेहरा मोड़कर मुस्कुराने लगी। मुझे काम से जाना था और ड्राइवर अभी तक नहीं आया, कहाँ भेजा है आपने उसे? वो पेशानी पर बल डाले खड़ी हो गई। आयज़ा, मुझे कुछ काम था इसीलिए भेजा था, अभी आ जाएगा। अब मैं इंतज़ार करती रहूं? वो मुंह बनाती सोफे पर बैठ गई। मैं कॉल करके पूछती हूँ कहाँ रह गया। मामा, अंकल ज़ुबैर जिस लड़के को बेइज्जत कर रहे थे ना, आनम ने इसके साथ निकाह किया है। वो आयज़ा याद करती हुई बोली। हाँ, लेकिन तुम भी गई थी क्या उस पार्टी में? वो अचंभे से पूछी। बोले, जाहिर है गई थी तो इस्तफसार कर रही हूँ। वो शाने उचकाती बोली। आयज़ा, तुम्हें बार बार मना किया है, हर पार्टी में जाना मुनासिब नहीं, फिर क्यों समझ नहीं आता? इनकी पेशानी पर शिकने उभरी। मामा, मैं बिन बुलाए मेहमान तो नहीं थी वहाँ। आयज़ा, तुम्हें मेरी बातें न जाने क्यों समझ नहीं आती, वो कोफ से बोली। गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो आयज़ा खड़ी हो गई। कोई मसला नहीं, ड्राइवर आ गया है, मैं चलती हूँ। मुस्कुराती हुई निकल गई। इस लड़की का मैं क्या करूँ? वो सर थाम कर बैठ गई। ज़ुबैर, तुम वापस आओगे या नहीं? वो तिनक कर बोली। मैं बस चंद घंटों में पहुँच रहा हूँ। वहाँ दिल लगा कर बैठ गए हो, मालूम है कितने मसाइल दरपेश हैं। एक तो मुनासिब जगह का इंतखाब नहीं हो रहा, सब मुझे ही करना पड़ रहा है। पैसे लेने पहुँच जाते हो, मैंने कहा ना आ रहा हूँ, सब काम कर लूँगा, आपको फ़िक्र करने की नौबत नहीं आएगी। नौबत नहीं आएगी, वो सर झटकती फ़ोन बंद कर गई। दूसरी तरफ दानी तैश के आलम में अरशद को देखने लगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा हाथ पकड़ो? दानी ने खींचकर एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। अरशद के तन बदन में आग लग गई। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मैंने तो सिर्फ हाथ उठाया है, आहिल होता ना तो अब तक ये हाथ टूट चुका होता। दानी अपना हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा चुकी थी। समझती क्या हो खुद को तुम? वो दानी के बाल दबोचता हुआ बोला। खिड़की के पिटवाते बाहर शाम के साये गहरे हो रहे थे, हवा से पर्दे फड़फड़ा रहे थे। दानी का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। अच्छा, फिर एक डील करते हैं, दानी इसकी आंखों में देखती बोली। कैसी डील? वो चंभे से बोला। मुझे 2 दिन की मोहलत दो। किस खुशी में? वो दानी के बाल खींचता हुआ बोला। आह! दानी दांत पीसती हुई उसे देखने लगी। अकल के अंधे हर काम करने के लिए इंसान सोचता है, तो मैं भी वक्त मांग रही हूँ। अगर 2 दिन बाद भी मेरे फैसले में कोई तगयीर व तब्दल नहीं आया तो दानी रुककर इसे देखने लगी। अशहद की गिरफ्त कुछ ढीली पड़ी। तो मैं तुम्हारे रहम करम पर मज़ाहमत करने का भी कोई नफ़ा नहीं। दानी लब काटती हुई उसे देखने लगी। 2 दिन ठीक है, यूं ही गुजर जाएंगे, इसके बाद तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। दानी को मालूम था वो बेवकूफ़ ऐसा ही करेगा। दानी आईब्रो उचकाकर आसपास देखने लगी। अशहद इसके ऐन सामने खड़ा था। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक गई? आहिल आईब्रो उचकाकर आना को देखने लगा। मुझे लगता है ख़राब हो गई। आना स्टार्ट करने की सही करने लगी। आहिल बाहर निकल आया। इस बयाबां में तो कोई शॉप भी नहीं मिलेगी। आहिल जेब में हाथ डाले चलता हुआ बोला। हाँ, मुझे भी यही तवक्का है। आना शर्मसार सी बोली। तुम यहीं रुको, मैं कुछ फासले तक देख कर आता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं खड़ी हूँ। आना सर हिलाती खड़ी हो गई। आहिल आसपास देखने लगा। दोनों सिमत में दरख्त ही दरख्त दिखाई दे रहे थे। सब्ज़ा ही सब्ज़ा, हवा पत्तों में सरसराहट पैदा कर रही थी।
दानी ने मौके को गनीमत जाना और अशद के मुंह पर एक मुक्का झड़ दिया। उसे संभलने का मौका दिए बिना दानी ने दूसरा मुक्का उसके पेट में मारा। अशद पेट पर हाथ रखे कराहने लगा। दानी दरवाजे की जानिब लपकी, लेकिन फिर वापस आई और एक मुक्का उसकी कमर में दे मारा। दानी की बच्ची, तुम मेरे हाथ से बचकर दिखाना, अब वो कराहता हुआ बोला। पहले मुझे पकड़कर तो दिखाओ, दानी कहकर भाग निकली। आउच! आहिल की मानन जंगली बिल्ली है। वो मुंह पर हाथ रखता दरवाजे की जानिब आया, जिसे दानी बाहर से लॉक कर गई थी। अशद दरवाज़ा खोलने की सही करने लगा, लेकिन वो मकफल था। दानी वो हंकारा भरता खिड़की के पास आ गया। खिड़की से बाहर निकलकर वो आसपास देखता चलने लगा। यहीं कहीं होगी, इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? मोहतात अंदाज में निगाह दौड़ाता हुआ बोला। दानी अंधाधुन भागती जा रही थी, साथ में चेहरा मोड़कर अकब में देख लेती, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। दानी का तनफ़ुस तेज़ हो गया। वो कमर पर हाथ रखे तेज़ तेज़ सांस लेने लगी। बाल बिखर कर चेहरे पर झूल रहे थे। दानी को आहट सुनाई दी तो आंखें फैल गई। खुश्क होठों पर ज़बान फेरती दानी ने फिर से भागना शुरू कर दिया। अशद उसे देख चुका था, इसीलिए खामोशी से उसका ताक़ुब करने लगा। दानी ने अकब में देखा तो कोई दिखाई ना दिया। मुझे लगता है वो किसी और सिमत में निकल गया होगा, दानी सांस बहाल करती हुई बोली। इसी लम्हे अशद ने दानी का बाजू दबोचा। दानी फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। मुझसे बचकर नहीं जा सकती तुम? वो खूंखार नज़रों से घूरता हुआ बोला। दानी ने इसके हाथ पर अपने दांत गड़ दिए। वो तकलीफ से कराहने लगा और मजबूरन दानी का हाथ छोड़ दिया। पता नहीं डैड किस वीराने में ले आए, मुझे तो रास्ते का भी इल्म नहीं। दानी भागती हुई बोल रही थी। दानी अकब में देखती भाग रही थी, जब वो सामने से आते नफस से टकरा गई। दानी का सांस उथल पुथल हो रहा था। दानी के चेहरे पर बालों का पहरा आ गया। दानी उंगलियों से बाल हटाती इस वजूद को देखने लगी जिससे अभी अभी टकराई थी। जूं ही नज़र आहिल के चेहरे से टकराई, दानी की आंखें नम हो गई। दानी को अपनी बसारत पर शबा होने लगा। आहिल अपनी जगह साकित था, बेयकीनी से दानी को देखने लगा। दानी के चेहरे पर खौफ की लकीरें थी। आह आहिल, आहिल, मुझे बचा लो, वो कमीना अशद मेरा ताक़ुब कर रहा है, दानी इसकी अकब में जाती हुई बोली। आहिल की पुश्त में दानी ने खुद को छुपा लिया। अशद के नाम पर आहिल की आंखों में लहू दौड़ने लगा। गर्दन की रगें तन गई। आहिल मुट्ठियां भींचे सामने देखने लगा, जहां से अशद नमूदार हुआ। आज या तो तुम जिंदा जाओगे या फिर मैं, आहिल कहता हुआ आगे बढ़ने लगा। आहिल, नहीं, हम वापस चलते हैं, दानी इसके पीछे लपकती हुई बोली। दानी, तुम वहां जाकर खड़ी हो जाओ। आहिल के चेहरे पर ज़माने भर की सख्ती थी। आहिल, नहीं, दानी ने उसे रोकना चाहा। दानी, तुमने सुना नहीं? आहिल का चेहरा सुर्ख हो रहा था। ना चाहकर भी दानी को जाना पड़ा। दानी कुछ फासले का रास्ता तय करके खड़ी हो गई। प्लीज़ अल्लाह ताला, आहिल को कुछ ना हो। दानी आंखें ज़ोर से मीचकर हाथ उठाए बोल रही थी। आहिल गर्दन दाएं बाएं हिलाता अशद के सामने आया। ओह, तो शौहर साहब तशरीफ़ ले आया, अशद मज़ाह का रंग देता हुआ बोला। आहिल उसकी नाक से बहता खून देख रहा था। बिना कुछ बोले आहिल ने इसकी नाक पर अपने फौलादी हाथ से मुक्का मारा। अशद 2 कदम पीछे जा गिरा। तुझे वॉर्न किया था, लेकिन अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं तुझे? आहिल इस पर झुककर बिना देखे मुक्के बरसाने लगा। अशद ने उसे धक्का दिया। आहिल कमर के बल जा गिरा। अशद के मुंह से नाक से खून बह रहा था। वो अधमुआ हो गया था। भाड़ में गए तुम और तुम्हारी दानी, कहकर वो भागने लगा। आहिल मुंह पर हाथ रखे उसे देखने लगा। नामर्द कहीं का, आहिल कहा लगाता दानी की जानिब कदम बढ़ाने लगा। मिसेस आहिल, कौन सी कार्रवाई आपने की? आहिल इसकी रूबरू आता हुआ बोला। दानी फिक्रमंदी से इसका चेहरा देखने लगी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था, जो तुमने सिखाई थी। दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। वेरी गुड, अब मालूम हो गया क्यों सिखाया था तुम्हें। वो दानी की जानिब एक कदम बढ़ाता हुआ बोला। बिल्कुल सेल्फ डिफेंस दानी, बिल्कुल सेल्फ डिफेंस। दानी इसकी सियाह आंखों में देखती हुई बोली। तुम ठीक हो ना दानी? आहिल उसे सरता पैर देखता हुआ बोला। आहिल की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर दानी की आंखें छलक पड़ी। क्या हुआ दानी? आहिल परेशानी से उसे देख रहा था। कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल ठीक हूँ, देखो, दानी नम आंखों से मुस्कुराती हुई बोली। जुबैर ने तुम्हें कुछ भी नहीं किया, दानी मान से बोली। आहिल उसकी सुरमई आंखों में देखने लगा। आई एम सॉरी दानी, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। आहिल उसके दाएं हाथ की उंगलियों में अपने बाएं हाथ की उंगलियां फंसाता हुआ बोला। नहीं आहिल, दानी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। हवा से दोनों के बाल लहरा रहे थे। आहिल को फिर से दानी के बालों से उलझन होने लगी। तुम आज भी अपने बाल ठीक नहीं करती। वो खुफगी से देखता अपने दाएं हाथ से दानी के चेहरे से बाल हटाने लगा।
क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ये काम बखूबी कर सकते हो। दानी धीरे से मुस्कुराई। दानी को देखकर आहिल भी मुस्कुराने लगा। दानी वापस आई थी और आहिल की मुस्कुराहट भी लौट आई थी। दानी मबहूत ज़दा आहिल की डिम्पल को देखने लगी। मैंने तुम्हारे इस गंदे से डिम्पल को बहुत मिस किया। दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। हाँ हाँ हाँ, गंदा सा, फिर भी मिस किया? आहिल कह कहा लगाता उसे देखने लगा। हाँ ना, दानी मुंह बसोर कर बोली। थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ, आहिल ने कहते हुए अपनी पेशानी दानी की पेशानी से लगा दी। दानी मुस्कुराने लगी। तुमने मुझे मिस किया? दानी आंखें बंद करती बोली। तुम्हें क्या लगता है? आहिल की आंखें भी बंद थी। बहुत मिस किया होगा तुमने मुझे। बोलते बोलते दानी के लबों पर मुस्कुराहट रेंग आई। बिल्कुल, आहिल तायदी से अंदाज में बोला। आहिल, डैड के साथ मैं भी इस प्लान में शामिल थी ताकि तुम इलेक्शन ना लड़ो। दानी ने गोया धमाका किया। आहिल 2 कदम दूर हटता दानी को देखने लगा। सियाह आंखों में हैरत समोए वो धीरे धीरे नफ़ी में सर हिला रहा था। आहिल प्लीज़ मेरी बात पूरी सुनो। मुझे पहले कुछ भी मालूम नहीं था, बस दानी, पहले वाली नरमी की जगह सख्ती ने ले ली। मैंने तुम्हें आगाह किया था कि मुझे धोखा देने वालों से सख्त नफरत है। आहिल की आंखें सुर्ख हो रही थी। आहिल, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। दानी उसकी जानिब बढ़ी। आहिल ने हाथ के इशारे से उसे दूर रहने को बोला। मुझे कुछ नहीं सुनना दानी, तुमने साबित कर दिया इस जुबैर की बेटी हो तुम। आहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। कुछ टूटा था आहिल के अंदर। वो आहिल नफ़ी में सर हिलाता इस सिमत देखने लगा जहाँ से वो आया था। चलो अब, वो दानी को कह देखे बिना बोला। आहिल, एक बार सुन लो पूरी बात। दानी इसके हमकदम होती हुई बोली। दानी, अपना मुंह बंद रखो। आहिल ज़ब्त की इंतहा पर था। आहिल, मैंने तुम्हारी वो चुप, बिल्कुल चुप। आहिल दानी के लबों पर उंगली रखता हुआ बोला। मुझे मजबूर मत करो मैं सख्ती से पेश आऊँ तुम्हारे साथ। आहिल के चेहरे पर बला की सख्ती थी। दानी शिकवा कना नज़रों से आहिल को देखने लगी। आहिल ने दानी का हाथ पकड़ा और तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा। आहिल, मुझे बाद में हकीकत मालूम हुई दानी इसके साथ बमुश्किल कदम मिलाती हुई चल रही थी। दानी, अगर एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुँह से निकला तो यहीं छोड़ जाऊँगा। आहिल बेलचक लहजे में बोला। सूरज अपनी मसाफत तय करके ज़वाल तक जा चुका था। अंधेरा बढ़ रहा था। दानी आसपास बड़े बड़े दरख्तों को देखती खामोश हो गई। घर लेकर जाएगा ना, वहाँ बात कर लूँगी, दानी सोचती हुई खामोश हो गई। आना इन दोनों को देखकर हैरान रह गई, फिर मुस्कुराती हुई आगे आई। वाह दानी, मिल गई तुम्हें? वो बराह रास्त आहिल को मुखातिब करती हुई बोली। दानी की पेशानी पर शिकने उभरी। ऐना, आहिल की दोस्त की बेटी। वो दानी के सामने हाथ करती अपना तारुफ करवाने लगी। आहिल दानी का हाथ छोड़ चुका था। दानी मुंह बनाती मुसाफिहा करने लगी। अब वापस कैसे जाएंगे? आहिल ऐना को देखकर बोला। मैंने डैड को फ़ोन कर दिया था, वो मैकेनिक को लेकर आते ही होंगे। वो घड़ी पर नज़र डालती हुई बोली। आहिल इस बात में सर हिलाता इनसे कुछ फासले पर आ गया। दानी को आहिल पर गुस्सा आ रहा था। ठीक है, गलती हो गई, लेकिन सुनने में क्या कबाहत थी? दानी उसे घूरती हुई बोली। जो ऐना के साथ महू गुफ्तगू था। कुछ ही देर में मैकेनिक आया और ऐना गाड़ी ड्राइव करने लगी। आहिल फर्स्ट सीट पर बैठा था और दानी पीछे। दानी रोने वाली शक्ल बनाए आहिल को देख रही थी, जो लापरवाह सा मुंह बनाया बैठा हुआ था। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? दानी, तुम पागल हो सच में। दानी खुद को कोसती बाहर देखने लगी। आना दोनों के बीच सर्द महरी को महसूस कर रही थी, लेकिन आहिल के मिजाज के बाज खामोश रही। आना, दानी को कमरा दिखा देना, मैं जा रहा हूँ, आहिल गाड़ी से निकलकर बोला। कहाँ जा रहे हो तुम? दानी दोनों के वसत में आ गई। ऐना 2 कदम पीछे हट गई। तुम्हारे लिए जानना अहम नहीं, तुम यहाँ खामोशी से रहोगी, और ख़बरदार अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की तुमने। आहिल उर्दू में बोल रहा था और ऐना समझने से कासिर थी। तुम चले जाओगे तो मैं करूँगी उल्टी सीधी हरकतें, फिर मुझे डांटने तो आओगे ना वापस? बहुत बुरा पेश आऊँगा मैं दानी, आहिल उंगली उठाकर बोला। बुरा पेश आओ या अच्छा, वापस तो आ जाओगे ना? यही बहुत है मेरे लिए। दानी असर लिए बिना बोली। तुम मुझसे क्यों डरती क्यों नहीं हो? आहिल इसके बाजू पकड़ता हुआ बोला। तुम ड्रैकुला हो क्या, जो मैं तुमसे डरूं? दानी इसे घूरती से घूर रही थी। आहिल नफ़ी में सर हिलाता उसे झटके से पीछे करता लंबे लंबे डग भरता निकल गया। जाहिल हयात। दानी बाजू मसलती हुई आना को देखने लगी। आ जाओ। आना मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। दानी मुंह बनाती उसके पीछे चल पड़ी। आहिल होटल आ गया, कमरा बुक करवाया और तेज़ी से कमरे की जानिब चलने लगा। दानी ने इसे तोड़ कर रख दिया था। दानी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में?
जो तुम भी उस ज़ुबैर के साथ मिल गई। मतलब तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। तभी तुम्हारे चेहरे पर तशद्दुद के कोई आसार नहीं थे। आहिल बैठ के पायती से पुश्त लगा कर ज़मीन पर बैठ गया। अब इसके आगे क्या होगा? क्या आहिल दोबारा से दानी से मोहब्बत करने लगेगा या आहिल पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका है? आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे।